हेलो बच्चों, ज्ञानदीप गैलेक्सी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान इतिहास का पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं या राष्ट्रवाद किसे कहा जाता है। तो देखिए राष्ट्रवाद क्या है, इसके बारे में समझ लीजिए। राष्ट्रवाद का अर्थ है देश प्रेम। यानी राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है? देश प्रेम होता है। जब किसी देश के नागरिकों में अपने देश को स्वतंत्र कराने की भावना उत्पन्न हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, यानी जब किसी देश के नागरिकों में अपने देश को स्वतंत्र कराने की भावना उत्पन्न हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ है देश प्रेम। जब किसी देश के नागरिकों में अपने देश को स्वतंत्र कराने की भावना उत्पन्न हो जाती है तो इसे राष्ट्रवाद कहते हैं। उसके बाद आपसे एमसीक्यू प्रश्न पूछ सकता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब से माना जाता है, या यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ था। तो देखिए यहाँ दिया है, यूरोप में राष्ट्रवाद सर्वप्रथम सन 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय दिखाई देती है। यानी सबसे पहले जो राष्ट्रवाद दिखाई देता है वो कहाँ दिखाई देता है? फ्रांस में। कब? 1789 ईस्वी में। तो ये भी याद रखिएगा, 1789 ईस्वी में फ्रांस में सर्वप्रथम राष्ट्रवाद दिखाई देती है। उसके बाद से आपसे प्रश्न पूछ सकता है फ्रांस की क्रांति के बारे में, कि फ्रांस की क्रांति से आप क्या समझते हैं और इसके कारण क्या थे। तो सबसे पहले फ्रांस की क्रांति के बारे में जान लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति क्या थी। फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। तो ये आपसे एमसीक्यू प्रश्न भी पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। उस समय वहाँ का सम्राट लुई 16वां था, और जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय वहाँ का जो सम्राट था वो कौन था? लुई 16वां था। इसको भी याद रखिएगा। इसका भी प्रश्न पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का सम्राट कौन था। तो लुई 16वां था। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। अब देखते हैं हम लोग फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे। यानी फ्रांस की जो क्रांति हुआ उसके कारण क्या थे, किस कारण से वो क्रांति हुई थी, इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की क्रांति को निम्न कारणों के द्वारा समझा जा सकता है। यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसको निम्न कारणों के द्वारा समझा जा सकता है। 3 कारण यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है राजनीतिक कारण, दूसरा है धार्मिक कारण और तीसरा है सामाजिक कारण। इन 3 कारणों के द्वारा हम फ्रांस की क्रांति को समझेंगे। पहला कारण है राजनीतिक कारण। यानी फ्रांस की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था। तो देखिए, फ्रांस का सम्राट लुई 16वां एक निरंकुश शासक था। यानी जो फ्रांस का सम्राट था लुई 16वां, वह एक निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब होता है कि जिस पर कोई अंकुश ना हो, ठीक है ना, उसको निरंकुश कहा जाता है। जो जनता पर बहुत अधिक अत्याचार करता था। यानी जो फ्रांस का सम्राट लुई 16वां था वह एक निरंकुश शासक था और जनता पर बहुत अत्याचार करता था। ये पहला कारण था फ्रांस की क्रांति का, ठीक है ना, राजनीतिक कारण इसको कहा जाता है। तो ये पहला कारण था फ्रांस की क्रांति का। दूसरा कारण है धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण क्या था, इसके बारे में भी जान लीजिए। फ्रांस की जनता को धर्म के नाम पर डराया जाता था। यानी जो फ्रांस की जनता थी उसको धर्म के नाम पर डराया जाता था तथा उनसे धर्म के नाम पर टाइद, अब देखिए इसको कहीं कहीं टाइथ भी लिखा है, तो अगर टाइथ आता है या टाइथ देता है, दोनों देख लीजिएगा। टाइद नामक कर लिया जाता था। और ये कैसा कर था? टाइद नामक कर, ये धार्मिक कर होता था जो लोगों से लिया जाता था धर्म के नाम पर।
ठीक है। तो ये था धार्मिक कारण, फ्रांस की क्रांति का ये धार्मिक कारण था। तीसरा जो कारण है वह है सामाजिक कारण, यानी फ्रांस की क्रांति का सामाजिक कारण क्या था, इसके बारे में भी जान लीजिए। सामाजिक कारण क्या था? फ्रांस का समाज 3 वर्गों, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट तथा तृतीय स्टेट में बटा था। यानी जो फ्रांस का समाज था उसको 3 वर्गों में बांटा गया था। पहला था प्रथम स्टेट, दूसरा था द्वितीय स्टेट और तीसरा था तृतीय स्टेट। और इसके बारे में जान लीजिए कि क्या था ये। प्रथम तथा द्वितीय स्टेट उच्च वर्गों का था, यानी जो उसमें पहला और दूसरा स्टेट था, यानी पहला वर्ग और दूसरा वर्ग था, ये उच्च वर्गों का था, जिसमें अमीर लोग आते थे और पादरी लोग आते थे, ये उच्च वर्ग का था। और ये जो स्टेट था तृतीय स्टेट था, प्रथम और द्वितीय स्टेट जो कर से मुक्त था, यानी ये जो प्रथम और द्वितीय स्टेट वाले थे ये कर से मुक्त होते थे, अर्थात इनको कोई कर नहीं देना होता था। तृतीय स्टेट मजदूर, किसान, महिलाएं तथा दासों का था। यानी जो तीसरा स्टेट था, तीसरा वर्ग, ये किसका था? तो ये मजदूर का, किसान का, महिलाएं का और दासों का था। जो दास होते थे उस समय के, उनका था ये तीसरा स्टेट, जिन पर कर का अत्यधिक बोझ था। और इन लोगों पर कर का सबसे ज़्यादा बोझ था जो तृतीय वर्ग के लोग थे। और इसमें कौन कौन आते थे? मजदूर हो गए, किसान हो गए, महिलाएं हो गए, ये तृतीय वर्ग के अंतर्गत आते थे। ये हो गई फ्रांस की क्रांति के 3 कारण। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछ सकता है, फ्रांस की क्रांति के प्रभाव पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, तो इसके बारे में भी जान सकते हैं। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप पर पड़ा। यानी कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसका प्रभाव फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप पर दिखाई दिया। पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई, यानी जो पूरा यूरोप था उसमें सभी में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई। जनता के द्वारा लोकतंत्र की मांग तेजी के साथ होने लगी, यानी जनता ने लोकतंत्र की मांग करने लगी प्रजातंत्र को छोड़ करके। ये था फ्रांस की क्रांति का प्रभाव। इसके बाद आपसे नेपोलियन के बारे में प्रश्न पूछ सकता है कि नेपोलियन कौन था, ठीक है ना। इसके बारे में जान लीजिए नेपोलियन कौन था। नेपोलियन ने सन 1804 ईस्वी में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया। तो अब अगर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि नेपोलियन कौन था, तो आप ये लिख सकते हैं कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था जो 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधार के बारे में लिखिए, यानी नेपोलियन ने कौन कौन से सुधार किए। तो नेपोलियन के जो सुधार है ये इसके बारे में भी जान लीजिए। नेपोलियन ने फ्रांस का सम्राट बनते ही कई सुधार किए, यानी जब नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना तो उसने कई प्रमुख सुधार किए। उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित है, यानी उसके जो प्रमुख सुधार हैं वो नीचे दिए गए हैं। चलिए एक एक सुधार उसके बारे में जान लेते हैं कि नेपोलियन ने फ्रांस में कौन कौन से सुधार किए। पहला उसने सुधार किया, 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लाया गया जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त करती थी। यानी 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लाया गया जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को क्या करती थी? समाप्त करती थी। तो इसमें आपको एमसीक्यू भी प्रश्न पूछ सकता है कि नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया था, तो 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता किसने लागू किया था? नेपोलियन ने। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। दूसरा जो नेपोलियन का सुधार था, दूसरा सुधार उसने क्या किया कि उच्च एवं निम्न वर्गों के भेद को समाप्त किया गया। यानी कि जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग 2 वर्गों में बांटा गया था उसको नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। तीसरा उसने क्या सुधार किया कि जो जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जमींदारी व्यवस्था होती थी जिसमें जमींदारों के पास
बहुत अधिक मात्रा में खेत हुआ करते थे, तो उसको नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। चौथा सुधार उसने क्या किया, कैथोलिक धर्म को राजधर्म बनाया गया, यानी कि जो कैथोलिक धर्म होता था उस समय उसको उसने राजधर्म बनाया। ये इसके नेपोलियन के 4 सुधार थे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि नेपोलियन के 4 सुधार लिखिए, तो आप ये 4 सुधार लिख सकते हैं। उसके बाद जान लीजिए नेपोलियन का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में भी जान लीजिए। ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपको कि नेपोलियन का अंत किस प्रकार से हुआ, या नेपोलियन के शासन का अंत किस प्रकार से हुआ, ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे। सन 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया, 3 देश उस समय ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू नामक स्थान पर हरा दिया। तो देखिए आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि नेपोलियन की हार कब हुई थी, तो 1815 ईस्वी में। कहाँ हुई थी, वाटरलू नामक स्थान पर। तो ये 2 प्रश्न आपसे MCQ भी पूछ सकता है कि नेपोलियन कब हारा, 1815 ईस्वी में। कहाँ हारा, तो वाटरलू नामक स्थान पर। ये 2 प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। जिसके बाद जब नेपोलियन वाटरलू नामक स्थान पर हार गया, तो उसके बाद क्या हुआ देखिए, जिसके बाद फ्रांस में नेपोलियन के शासन का अंत हो गया, यानी फ्रांस में नेपोलियन के शासन का अंत हो गया 1815 में, जब वो वाटरलू नामक स्थान पर हार गया। तो उसके बाद से जब नेपोलियन युद्ध में हार गया, तो उसके साथ एक संधि की गई, जिसे हम लोग वियना की संधि के नाम से जानते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वियना की संधि से आप क्या समझते हैं, अथवा वियना की संधि क्या थी, इसके बारे में भी जान लीजिए। सन 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया ने मिलकर वियना में एक बैठक की, यानी वियना की संधि या वियना में हुई थी, वियना एक जगह का नाम है, वहाँ पर यह बैठक हुई थी। इन देशों ने ही मिलकर नेपोलियन को हराया था। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि इन्हीं देशों ने मिलकर के नेपोलियन को वाटरलू नामक स्थान पर हराया था। इस बैठक की अध्यक्षता, यानी इस बैठक के जो अध्यक्ष थे, इस बैठक की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिख ने की। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वियना की संधि की अध्यक्षता किसने की थी, तो ड्यूक मैटरनिख ने की थी, ये नाम याद रखिएगा। वियना की संधि सन 1815 ईस्वी में तैयार की गई थी। तो आपसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि वियना की संधि कब हुई, या वियना की संधि कब तैयार की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1815 ईस्वी में, जिसका उद्देश्य नेपोलियन द्वारा किए गए बदलावों को समाप्त करना था। तो इस वियना की संधि का उद्देश्य क्या था कि जो नेपोलियन ने बदलाव किए थे उसको समाप्त करना था, इसका उद्देश्य। तो आपसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि नेपोलियन की संधि के क्या उद्देश्य थे, तो आप ये लिख सकते हैं कि वियना की संधि के क्या उद्देश्य थे, तो इसका उद्देश्य था नेपोलियन द्वारा किए गए बदलाव को समाप्त करना। इसके बाद से इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 3 स्टार लगा हुआ है इस पर, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इटली का एकीकरण। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण से आप क्या समझते हैं, या इटली का एकीकरण किस प्रकार से हुआ वर्णन कीजिए, या इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। किसी भी तरह से आपसे इससे प्रश्न पूछ सकता है इटली के एकीकरण के बारे में। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, यानी 19वीं शताब्दी जब आया उस समय इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस समय इटली कई राज्यों में बिखरा हुआ था, यानी जो इटली था यह कई छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था, टूटा हुआ था। 1830 के दशक में ज्यूसेपे मैत्सनी ने, नाम याद रखिएगा, 1830 के दशक में ज्यूसेपे मैत्सनी, इसका नाम कहीं कहीं मेजनी भी दिया हुआ है, तो अगर मेजनी आए तो भी ध्यान दीजिएगा, मेजनी और मैत्सनी दोनों नाम दिया हुआ है इसका। तो यहाँ दिया है कि 1830
30 के दशक में ज्यूसेppe मैत्सनी ने इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, एकीकरण के लिए यंग इटली नाम का संगठन बनाया। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था। तो नाम याद रखिएगा, ज्यूसेppe मैत्सनी, या मेजनी भी उसको लिखता है। तो यंग इटली जो संगठन था उसको किसने बनाया था, ज्यूसेppe मेजनी ने बनाया था। इसके पश्चात सार्डिया पिडमांड का शासक, यानी जो सार्डिया पिडमांड का शासक था कौन था, विक्टर इमैनुएल द्वितीय। इसका भी नाम याद रखिएगा कि सार्डिया पिडमांड का जो शासक था विक्टर इमैनुएल द्वितीय इटली के एकीकरण के लिए आगे आया। यानी जो सार्डिया पिडमांड का शासक था विक्टर इमैनुएल द्वितीय, वह इसके बाद इटली के एकीकरण के लिए आगे आया। सार्डिया पिडमांड के प्रधानमंत्री काउर, देखिए इसका नाम भी याद रखिएगा, सार्डिया पिडमांड का ये प्रधानमंत्री था। सार्डिया पिडमांड के प्रधानमंत्री काउर ने इटली के एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी कि जो सार्डिया पिडमांड का प्रधानमंत्री था जिसका नाम क्या था, काउर था। काउर, इसने क्या किया कि आंदोलन का नेतृत्व किया। सार्डिया पिडमांड ने ऑस्ट्रिया, यहाँ से देखिएगा, सार्डिया पिडमांड ने ऑस्ट्रिया और स्पेन को हराकर सन 1870 में इटली के एकीकरण को पूरा किया। ठीक है ना। सार्डिया पिडमांड ने युद्ध लड़ा किससे, ऑस्ट्रिया से और स्पेन से, और दोनों को युद्ध में हरा करके इटली के एकीकरण को पूरा किया। विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। यानी जो विक्टर इमैनुएल द्वितीय था, और विक्टर इमैनुएल द्वितीय कौन था, तो यहाँ ऊपर दिया है कि वह सार्डिया पिडमांड का क्या था, शासक था। यहाँ देखिए दिया हुआ है, सार्डिया पिडमांड का वह शासक था विक्टर इमैनुएल द्वितीय। तो इसी को यहाँ पर इटली का राजा घोषित किया गया जब इटली का एकीकरण पूरा हुआ उस समय। ठीक है। तो आपसे अगर पूछता है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए, तो आप यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लिख सकते हैं। यहाँ से लेकर के और नीचे जो दिया है यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है। और ये प्रश्न जो पूछेगा ये लॉन्ग टाइप में आपसे प्रश्न पूछेगा, लॉन्ग टाइप वाला प्रश्न है ये। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछेगा आपसे इस चैप्टर से वह है जर्मनी का एकीकरण। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें भी स्टार लगा हुआ है। जर्मनी का एकीकरण, इसमें आपसे प्रश्न पूछ सकता है जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ, या जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में भी जान लीजिए। जर्मन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना काफ़ी अधिक थी। यानी जो जर्मनी के लोग थे उन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बहुत अधिक थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ को जोड़कर शासित राज्य बनाने का प्रयास किया। यानी 1848 ईस्वी में जो जर्मन के लोग थे उन्होंने जर्मन महासंघ को जोड़ करके शासित राज्य बनाने का प्रयास किया, जिसे फौज ने मिलकर दबा दिया। यानी आवाज़ लोगों ने उठाया लेकिन उसको फौज ने क्या कर दिया, दबा दिया। इसके बाद प्रशा ने जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व संभाला। यानी इसके बाद जो प्रशा था उसने जर्मनी के एकीकरण के नेतृत्व को संभाला। प्रशा के मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क, इसका भी नाम याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है ऑटो वन बिस्मार्क कौन था। तो ऑटो वन बिस्मार्क प्रशा का क्या था, मुख्यमंत्री था। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, बताइए। तो ऑटो वन बिस्मार्क प्रशा का क्या था, मुख्यमंत्री था। प्रशा के मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने सेना की मदद से 7 वर्ष में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस
7 वर्ष में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हराकर जर्मनी के एकीकरण को पूरा किया। यानी कि 7 वर्ष लग गए इसके एकीकरण को पूरा करने में। और इन 7 वर्षों में किसको किसको हराया गया? ऑस्ट्रिया को, डेनमार्क को और फ्रांस को। इन 3 देशों को हरा करके जो जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया थी उसको पूरा किया गया। प्रशा के राजा विलियम प्रथम, यानी जो प्रशा का राजा था विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। यानी जो जर्मनी का जब एकीकरण पूरा हुआ तो उस समय जो प्रशा के राजा था विलियम प्रथम, उसको सम्राट घोषित किया गया। 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। यानी 1871 ईस्वी में जर्मनी का जो एकीकरण था वो क्या हो गया? पूरा हो गया। तो इतना आपसे प्रश्न पूछ सकता है इसके बारे में। तो हमने आपको इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं लगभग सब करा दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।